नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों में जिस प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह है उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाले इस सूबे में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहां बीते चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। 2019 में 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 43 सीटें रह गई हैं। चुनाव में इंडिया गठबंधन जातीय समीकरण को साधता हुआ नजर आया। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला भी असरदार साबित हुआ। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के तहत सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संयुक्त नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने चुनाव प्रचार किया और चुनाव नतीजों से साफ है कि दोनों दलों को इसका फायदा हुआ है। वहीं सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे में सामने आया है कि किस जाति वर्ग के कितने प्रतिशत वोटर किस दल के साथ गए हैं। आइए सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। ये रिपोर्ट आपको बता दें कि यह सवर्ण एनडीए में 79%, इंडिया को 16% और बीएसपी को 1%, अन्य को 4%। वहीं यादव की अगर जो बात करें तो ये एनडीए को 15% और इंडिया को यहां पर 82% यहां पर दिखा रहे हैं, बाकी बीएसपी और अदर को 2-2%। वहीं अगर जो कुर्मी और कोयरी जाति उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं तो यहां पर एनडीए को 61%, यानी कि सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर इंडिया गठबंधन को 34% और बाकी जो बीएसपी को 2% इन्होंने वोट किया है और अदर्स को 3% वोट किया है। बात करें अगर अन्य ओबीसी को, यानी कि कुर्मी और कोयरी को छोड़कर जो अन्य ओबीसी हैं जातियां, उनकी अगर जो बात करें तो ये लाइन, चौथी लाइन आप देख सकते हैं कि 59% एनडीए को, 34% इंडिया को और बीएसपी को 3%, अदर को 4%। वहीं अगर जो जाटव की बात करें, यादव की नहीं, जाटव की अगर जो बात करें, दलित आते हैं ये 24% इंडिया को वोट किए हैं, माफ कीजिएगा एनडीए को, और इंडिया को 25% वोट किया है इन्होंने। बीएसपी को 44%। ये जाटव वोट है, बीएसपी के काफी खाटी वोटर माने जाते हैं, लेकिन 44% बीएसपी को इन्होंने किया है और अदर को 7%। वहीं अगर जो बात करें गैर जाटव की, जो गैर जाटव दलित हैं वो इंडिया को 25% और माफ कीजिएगा इंडिया को इन्होंने 56% किया है और एनडीए को 24%। वहीं बीएसपी को 44% और अदर को 7%। अगर मुस्लिम की बात करें तो एनडीए को 2% मुस्लिमों ने वोट किया है, इंडिया को 92% वोट किया है, बीएसपी को 5% और अदर को 1% वोटिंग किया है। तो ये है सीएसडीएस लोकनीति सर्वे की रिपोर्ट जो जाति आधार पर की गई है, पोस्ट पोल सर्वे है ये, और इसमें साफ साफ बताया गया है कि वास्तव में ये क्या है कि जातियों ने कितने प्रतिशत किस दल को वोट किया है, किस गठबंधन को वोट किया है। अब आपने देखा है कि 2024 के चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत जातियों का समर्थन मिला है। सीएसडीएस लोकनीति के आंकड़ों से पता चलता है कि बसपा का राजनीतिक आधार सभी सामाजिक वर्गों के बीच कम हुआ है। इसमें बसपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाला जाटव समुदाय भी शामिल है। बसपा को जो नुकसान हुआ है उसका फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है, क्योंकि बसपा का वोट इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की ओर शिफ्ट हुआ है। तो क्या अखिलेश यादव के पीडीएफ फार्मूले ने दम दिखाया है? हम ऐसा कह सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए का जो समीकरण बनाया था वह कारगर साबित हुआ है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश ने
अपने मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकलते हुए इस बार यादव समुदाय में सिर्फ 5 लोगों को टिकट दिया और ओबीसी की अन्य जातियों के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। यहां तक कि सामान्य वर्ग की सीटों मेरठ और अयोध्या में दलित नेताओं को चुनाव लड़ाया। इनमें से अयोध्या में सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जीत मिली है। एसपी ने 32 ओबीसी, 16 दलित, 10 सवर्ण और 4 मुस्लिम को टिकट दिया था। सपा के 86% सांसद पीडीए से आए हैं। आज इसी हम मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बसपा के वोटर्स क्या जो पीडीए फार्मूला था सपा का उससे प्रभावित होकर के इंडिया गठबंधन के साथ गए हैं या फिर कोई और बात थी, कोई और मुद्दा था, जैसे कि संविधान बदलने की बात, उनका डर और क्या कारण हो सकते हैं कि बसपा का साथ छोड़कर बाकी इंडिया की तरफ रुख किए हों। आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रमोद कुमार दीक्षित जी बीजेपी प्रवक्ता, अनिल सिंह चौहान जी कांग्रेस प्रवक्ता, रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत प्रमोद कुमार दीक्षित जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी बीजेपी ने कुछ खास नहीं कर पाया और राहुल अखिलेश यानी कि इंडिया गठबंधन ने कुछ ज्यादा ही कर लिया, उम्मीद से बेहतर। लेकिन यह चीज देखा गया है, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी चुके हैं और हमारी स्क्रीन पर अभी चलेगा भी। इससे लगता है कि बसपा से मोह भंग हुआ है, लेकिन बीजेपी की तरफ ये वोटर्स नहीं गए हैं, वो इंडिया की तरफ ट्रांसफर हुए हैं और इसलिए ये हस्र हुआ है बीजेपी का। क्या कहेंगे आप? कोई हस्र नहीं हुआ है। आग की हांडी थोड़े दिन चढ़ती है और फिर जल जाती है। देखिए, इन लोगों ने पब्लिक को, आम जन को, गरीब लोगों को उनके भावनाओं के साथ धोखा किया है, किया है, प्रबंध किया है। इन लोगों ने उनको 8,500 रुपए देने का इन्होंने जो झूठा वादा किया था कि 1 जुलाई को खटाखट इनका पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा, 1 लाख रुपया साल में पहुंच जाएगा। ऐसी जगह आपने देखा कि तमाम स्थानों पर महिलाओं ने वहां जाकर बैंक में गई, अन्य जगहों में गई, जो झूठे फार्म दिए थे, इन्होंने फार्म भरवाए थे कि इससे पैसा ट्रांसफर होगा। जो इन लोगों के द्वारा इस तरह के झूठ प्रपंच किए गए थे, इन्होंने कहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि संविधान बदलने का काम 1975 को इमरजेंसी लगाकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 40 से अधिक परिवर्तन कर दिए थे। संविधान बदलना उसको कहते हैं। संविधान उन्होंने ऐसे बदला कि सारे नियमों को तोड़कर इन्होंने वक्फ बोर्ड का गठन किया वो, और उन्होंने ये भी किया कि प्रेम्बल में, संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया था। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, और उनके साथी जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी उनके झूठ को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इस झूठ से लोगों में एक संदेह का वातावरण जो पहले से कांग्रेस के लिए था, इन्होंने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। ये जो पीडीए का इनका फार्मूला है, वो पीडीए के फार्मूले से इनको कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं फिर बता दूं कि क्योंकि भाजपा के विरुद्ध मुस्लिम वोट करता है, ये जग विदित है कि मुस्लिम भाजपा के विरुद्ध वोट करता है। इस वोट के एक फिक्स वोट था, कुछ यादव मतदाता, कुछ यादव जो जी जी वो
भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यादव कहीं नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं और रिपोर्ट कहाँ कह रही है? रिपोर्ट भी तो बता रही है ना कि जो यादव मतदाता हैं वो भी एनडीए को 15% यादव मतदाताओं ने वोट किया है। ठीक है, वो किया, लेकिन 82% तो इंडिया गठबंधन को किया। 82% तो इंडिया गठबंधन मेरा निवेदन है जी कि जिस दिन पूरा यादव मतदाता इनको जाति तोड़क जान जाएगा कि ये हिंदू जातियों में विघटन कर रहे हैं, बिखराव पैदा कर रहे हैं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने डायरेक्ट अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर हिंदुओं को गाली दी, हिंदुओं को अपमानित करने का। चलिए ठीक है, हम इस पे आएंगे, ये बात की बात है। चलिए रविंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता हैं। एक बार फिर हम आपका स्वागत कर लें। मुस्कुरा रहे थे आप जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मुस्कुराहट विजयी मुस्कुराहट थी ये, और ये विजयी जो मुस्कुराहट है इस बात का द्योतक है कि आप सहमत नहीं थे बीजेपी के प्रवक्ता से कि पीडीए का फार्मूला सही नहीं बैठा है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मुस्कुरा में इसलिए रहा था कि प्रश्न पूछ रहे थे आप पीडीए पे, और उत्तर आ रहा था संसद से, वो भी गलत रूप से। उसको हमारे पूज्य शंकराजी महाराज जी ने भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, राहुल गांधी जी ने सही कहा था, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। अब आते हैं एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे जो आपने फिगर दिया है कि 86% सांसद हमारे पीडीए से आते हैं। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये 92-93% है, क्योंकि इसे दो वर्ग नहीं जोड़ा आपने, महिला नहीं जोड़ा जी, और पीड़ित पिछड़े नहीं जोड़े जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पीडीए फार्मे में महिलाएं भी आती हैं और पीड़ित अगड़े भी आते हैं जी जी। तो अगर आप इनको जोड़ लीजिएगा तो 92% सांसद हमारे बिल्कुल पीडीए से हैं। पीडीए है क्या चीज? ये भारत की मूल भावना से जुड़ी हुई है। वह वर्ग जो सामंतवाद में हमेशा दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, वनवासी बन के रहा है, वही उसी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो समाजवादी लड़ाई है। ये लड़ाई आज की नहीं है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी लड़ा, संत कबीरदास जी ने भी लड़ा, माता सावित्रीबाई फुले ने भी लड़ा, अंबेडकर जी ने भी लड़ा, मान्यवर कांसीराम जी ने भी लड़ा। यही समाजवाद है असली, कि समाज को लाके एक साथ खड़ा कर दिया जाए। खाली 10% लोगों के पास में देश क्या 55% संपदा ना चली जाए, उस 10% लोगों में से 2% लोगों के पास में देश की 21% संपदा ना चली जाए। अगर ऐसा होगा तो समाजवाद नहीं हो सकता, पूंजीवाद होगा। हम पूंजीवाद के विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की पोषक है। एक ही आंसर में आ जाता है कि उन्हें ज्यादातर संस्थाओं को बेच दिया। बेचा भी कैसे? कि जो उसके पास अपने गिने चुने पूंजीवादी सरमाएदार थे उनको बेच दिया। दूसरा, जो दलित, वंचित, शोषित के लिए आरक्षण था उसको खत्म कर दिया अपरोक्ष रूप से। कैसे खत्म कर दिया? नौकरियां सब आउटसोर्सिंग पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, आरक्षण खत्म। शिक्षा में सारी शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है और उस पर जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया है उसमें ये बातें कही हैं कि पीडीए फार्मूला नहीं, लेकिन ये एक बात उन्होंने स्वीकार की है कि ये संविधान बदल देंगे वाली जो बात सामने आई थी उससे कुछ फर्क पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि संविधान बदलने वाली जो बात सामने आई थी उससे वास्तव में जो दलित बीएसपी से जिनका मोह भंग हुआ था वो हट करके वो जाकर के इंडिया में जा मिले? रिपोर्ट तो खैर यही कह रही है, लेकिन कारण आप बताएंगे। संविधान बदलने की बात इन लोगों ने ही कही और इससे पहले इसको चरितार्थ कर चुके हैं। दिल्ली की जो पूर्ण राज्य का दर्जा ये समाप्त कर चुके हैं। ये एक तरीके से संविधान बदलना हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जिसमें सीजीआई हुआ करते थे उनको हटा दिया, ये संविधान बदलने का ही एक स्टेप था। तो अनेक बार इन्होंने ऐसी हरकतें किया है जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय ने
ये कॉलेजियम भी खत्म करने जा रहे थे, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने रोक दिया, तो संविधान तो इन्होंने बदला ही है। और इनके ही सांसद कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, तो इनकी जरूरत है बताने की। जी, और आप संविधान जो बदलेंगे तो जनता ने आपको बदल दिया, आप इस लायक नहीं रहे कि आप खड़े होके भैया महुआ मोइत्रा जी का भाषण सुन रखे उठ के भाग गए प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, ताकत होती है जनता की। ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप क्या कारण मानते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वहां यूपी में कुछ ज्यादा ही कर गया, उम्मीद से ज्यादा? देखिए, देवेंद्र जी, दीक्षित साहब ने उसका जवाब दे दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक उन्माद और अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर सरकार चलाने का प्रयास किया, सत्ता हासिल करने का प्रयास किया, वो जनता को समझ में आ गया। अब आप अगर आज की तारीख पर चुनाव करा लें तो चाहे राम मंदिर की छत का लीकेज हो, चाहे पूरे लोकतंत्र का लीकेज हो, कई पुलों का बह जाना हो, सारा भ्रष्टाचार जनता को और खुलिया सामने आ गया। जिस उत्तर प्रदेश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में वातावरण बनाने का प्रयास किया, उन्होंने अयोध्या से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट किया और कहा वहां हम 80 में 80 जीत रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ से कहीं जाते थे, छत्तीसगढ़ में कह देते थे 11 में 11 जीत रहे हैं। तो ये जो अफवाहों का बाजार गर्म करके इन्होंने राजनीति की। अभी आपने देखा होगा एक लोकप्रिय चैनल पर बैठकर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट हमको नहीं मिलता। वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते साहब? क्योंकि आप समझते हैं कि बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करके हमको वोट लेना है और लोकतंत्र चाहे खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, मानवाधिकार खत्म हो जाए, देश पर यह कलंक लग जाए कि हाँ मानवता शर्मसार हो रही है, लेकिन आपको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। जैसा कि माननीय सपा प्रवक्ता जी ने बताया कि चाहे मेरठ के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के 10 ऐसे सांसद प्रत्याशी हैं जिनका वीडियो है मेरे पास, और राज्य मंत्री भी 2-2 ऐसे हैं जिनका वीडियो है मेरे पास, जिन्होंने खुलेआम कहा कि हम सरकार में आए तो संविधान बदल देंगे। ये हम पर आरोप लगाते हैं। साहब, आप चिल्ला चिल्ला कर माइक पर कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो हम संविधान बदल देंगे। दूसरी बात, जब आप सरकार चला रहे थे तो आपने संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे बाकी चीजें हो, केंद्रीय एजेंसियां हो, उनका कैसा दुरुपयोग किया, कैसा अवमूल्यन किया, ये पूरे देश की जनता जानती है। चाहे सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, सारे अधिकार कांग्रेस की सरकार में मिले। आप एक अधिकार नहीं दे पाए। आप पीएमएलए एक्ट लेके आते हैं कि कैसे किसी को हम जब राजनीतिक द्वेष में अंदर डालें तो पीएमएलए एक्ट 15 में जब तक चालान प्रस्तुत ना हो तब तक उनकी जमानत ना हो पाए, और आप टीवी चैनलों पर बैठ के कहें कि साहब कुछ तो है इसलिए जमानत नहीं हो रही है, और आप तो एक्ट बनाकर ले आए हैं ईडी के लिए। तो एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए कानून बनाने का जो मामला है वो अंग्रेजों के रोलेट एक्ट की तरह है। अगर आप बारीकी से अध्ययन करें, उन्होंने भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने की कोशिश की, इन्होंने भी अधिकार छीनने की कोशिश की। जबकि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में से संविधान के लिखा है कि जनता को लगातार अधिकार संपन्न बनाना है, अनुशासित रहकर उनको अधिकार सौंपने हैं। यही डेमोक्रेसी के सही मायने कि आप उनको अधिकार संपन्न बनाइए। लेकिन भाजपा ने लगातार अधिकार छीनने का काम किया। दूसरी बात देवेंद्र जी, जो आपने ये आंकड़े पेश किए, ठीक है, आंकड़े अपनी जगह है, मैं नहीं जानता ये कितना अच्छा सोर्सेस है इनके जो इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन एक चीज और है जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार अवसान की या उसको लगातार उसका अवमूल्यन हुआ, वो चुनाव में चाहे मंगलसूत्र की बात कर रहे हो, चाहे इसकी भैंस खोल के ले आएंगे बोल रहे हो, चाहे मुजरे की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जो भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब मैं समझता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही कोई मुख्यमंत्री का इतना नैतिक पतन हुआ हो जितना प्रधानमंत्री का हुआ है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ना चुनाव निकल चुके थे, ठीक है, इस कारण उसका कम असर हुआ। उत्तर प्रदेश के भी पहले 1-2 चरण, 3 चरण जो और पहले हुए, उस समय अगर प्रधानमंत्री की कलई खुल जाती तो मैं ये मानता हूं कि भाजपा तो अभी तक साफ हो गई होती। दूसरी बात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक ये जो फूट डालो और अफवाह की राजनीति को करने में सफल हो गए, वहां हम कहीं ना कहीं हम खुद समीक्षा करते हैं कि थोड़ा सा हम चूक गए। नहीं तो आज भाजपा सत्ता से बाहर होती। जनता ने तो जनादेश इसीलिए दिया था। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, देखिएगा भस्मासुर है, खुद ही भस्म हो जाएंगे, इंतजार करिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर आलोक सूती, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बड़े धैर्य से आपने हमारे तीनों मेहमानों को सुना है
और सबसे बाद में आने का मेरा उद्देश्य ही यही था कि पहले आप सबके विचारों को सुन लें, ताकि इनके विचारों के साथ जो CSDS रिपोर्ट कह रही है उसका मिलान तालमेल करते हुए आप जवाब दें। सवाल यहां पर यह है कि मुस्लिमों की जहां तक बात हुई है तो 2% मुस्लिम बीजेपी को अभी वोट कर रहे हैं, ये सर्वे दिखा रहा है, सर्वे रिपोर्ट में है। वो कौन से आखिर वो 2% मुस्लिम हैं जो बीजेपी को कर रहे हैं? बाकी जो 92% तो इंडिया को सपोर्ट किया है, इंडिया को मतदान अपना मत किया है। तो वो कौन से हैं, कौन से मुस्लिम हैं जो बीजेपी को वोट किए हैं, ये 2%? जी जी, देखिए देवेंद्र जी, जहां हम सपा की जो वोट बैंक था या है, अभी भी दिखा रहा है 82% यादव और 92% मुस्लिम इनके साथ हैं। आपने अभी साथ में अगर देखा होगा, अगर थोड़ी पृष्ठभूमि में जाए तो कांग्रेस के पास भी SC ST मुस्लिम और अपर क्लास हिंदू ये वाला एक वोट बैंक उनके पास होता था, जो कि छटक जाता था काफी समय से। बहुत कारण है, उस कारण पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपने ये देखा कि जिससे इंडिया और सपा का, कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन हुआ, तो उनके जो एक से वोट बैंक थे वो जो है इंटैक्ट होते हुए चले आए। जो मुस्लिम वोट छटक के जो इधर उधर जा रहा था, BSP में जा रहा था, हालांकि बीजेपी को उतना नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में आप देख रहे हैं, ये बात ठीक है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कही जा रही थी पिछले 5 सालों से, आपने देखा था। लेकिन जो पसमंदा है, एक क्लास है मुस्लिम में, जो पसमंदा क्लास है, वो कुछ उनमें से कुछ लोग जो है वो बीजेपी के साथ जो है इंटैक्ट हो रहे थे, जुड़ रहे थे। शायद यही पसमंदा का जो 2% है वोट, वही इनके पास आया होगा। और बाकी आपने देखा कि जिस तरीके से SC ST वोट जो कि काफी कुछ आ गए थे, यहाँ देखने वाली बात यह है कि BSP पिछले 10 और अब ये 5 इन सालों में जो है अभी सत्ता में नहीं है। 10 साल तो कंप्लीट नहीं है, और अभी आप देख रहे हैं कि 2 साल नहीं है, क्योंकि इनका केवल एक विधायक जीता था। आज भी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल सपा है, जिसके पास 100 से ज्यादा विधानसभा के अंदर सीटें हैं, जो अच्छी भूमिका विपक्ष की तय कर रही है। ये मैसेज जनता को भी जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि BSP के जो वोट्स थे वो कट के जो है इंडिया गठबंधन को मिले। ऐसी बात है कि ठीक है, कांग्रेस के पास परंपरागत SC ST था, लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वो इनके और सपा को भी वो आपको जगह जगह मिलता दिखाई दिया, तभी इतने सांसद उनके जीत पाए। कुल मिला के आंकड़े बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सपा की इतनी बड़ी जीत जो अप्रत्याशित है, बहुत अच्छी जीत है, विपक्ष का होना जरूरी था। और यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो बीजेपी थी वो ओवर कॉन्फिडेंट थी। इवन आपने देखा था नड्डा साहब ने कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमको RSS की जरूरत थी, अब हमको RSS की जरूरत थी। बिल्कुल मेन पॉलिटिकल विंग है जो कि गैर राजनीतिक है और जो बगैर निस्वार्थ होकर जो सेवा करता है, वो भी हमको इस चुनाव के अंदर जो है वो थोड़ा सा झुलमुल दिखाई दिया। उसके अंदर उतना क्रेज और उतना टेस्ट नहीं था। साथ में जिस तरीके से जो रणनीति थी राहुल गांधी की, जो काफी लंबी उन्होंने यात्रा की, हमेशा जो है मीडिया में बने रहे, और जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात चली, जिस तरीके से संविधान की बात उन्होंने जितने प्रभावशाली ढंग से NDA या बीजेपी नहीं कर पाई। और ये अगर इंडिया कोई कर सकता तो इनका कैडर नहीं कर सकता था, बल्कि जो RSS के कैडर है वही जो है रूट लेवल पे जा सकते थे, वही कर सकते थे, जिनको हमको मेरे हिसाब से उनको इन्होंने नाराज किया और दूर रखा। इसका भी एक कारण था। बिल्कुल। और तीसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितना ऑर्गेनाइज वे से अखिलेश जी चुनाव लड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने पल पल की नजर रख के और हम को बदल रहे हैं, वो जो बदले हैं वो राइट पर्सन एट राइट प्लेस लाने के लिए बदले गए थे, और उसी का नतीजा निकला कि इनको इतना अच्छा परिणाम देखने को मिला। जी
और जो एक मेन चीज थी कि उत्तर प्रदेश जाति के आधार पे है, उसको ये एस्टेब्लिश करने में सफल हो गए, क्योंकि एक नारा छोटा सा देखने मिला था नकाशी। तो इससे साफ नजर आ रहा था कि जो इंडिया गठबंधन की स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश जाति खान पे है, उसके देखिए कितने साफ नजर आ रहे हैं। जितने जातिगत वोट्स हैं उसमें कहीं भी इंडिया गठबंधन पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसमें कुर्मी और कोरी की भी बात करें तो भी 34% है, और अन्य ओबीसी की बात करें जो भी 34% है, और जाटों की बात करें तो भी 25% है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि बिल्कुल बिल्कुल हम आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं, और अन्य मेहमानों से भी थोड़ा सा शासन में ना होना जी जी बिल्कुल ये उसके लिए घातक हो चुका है। जी जी बिल्कुल 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 सही बात आपने कही, और अन्य मेहमानों से हम ये कहेंगे, निवेदन करेंगे कि थोड़े से उत्तर सीमित शब्दों में दें, नहीं तो अन्य मेहमान हम उगते हुए देखे जा रहे हैं तो हमारे दर्शक भी उग जाते होंगे। तो अगर जो छोटे छोटे उत्तर दें तो काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्टिंग होगा ये डिबेट। तो हम आना चाहेंगे अब दीक्षित जी के पास। प्रमोद कुमार दीक्षित जी, जैसे आपने लंबा समय लिया था, सभी मेहमानों ने लंबा ले लिया, लेकिन अब आपसे ही थोड़ा सा छोटा कराने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जवाब दीजिएगा। जैसा कि नड्डा जी की बात अभी हमारे आलोक सोती जी ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में संघ की जरूरत थी, आरएसएस की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है। लेकिन आरएसएस के बारे में जहां तक मुझे पता है, वो दलितों के घर जाकर भी खाना खाते हैं, उनको भी बुलाते हैं। जो अभी इस समय अगर जो मान लीजिए छुआछूत तो अभी उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक है, थोड़ी बहुत थी, लेकिन वहां भी जाकर के आरएसएस जागृति फैलाता है, भाई बनाता है और कहता है कि नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी जाती है, नहीं आप हमारे हो, भाई हो। ऐसे संगठन को, जो कि बीजेपी को सीधे लाभ पहुंचाता है, कह देना, क्या यह भी एक कारण हो सकता है उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें नीचे आने की? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी किसी जातिगत अपना निर्णय नहीं के लिए वाले हर के लिए, हर समूह के लिए, हर जाति धर्म पंथ वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस तरह का जातिवाद नहीं किया गया। तो लोगों ने कहा कि ये पूंजीवाद की बात करती है, इसमें माननीय अखिलेश जी ने सारण में होटल बनवाए हैं, आखिर इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है? माननीय छोटी नौकरी से आए माननीय मुलायम सिंह जी के पास इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी सल्तनत कहाँ से आई? ये तो सवाल समाज को पूछना चाहिए, यादव वर्ग को पूछना चाहिए, समाज के हर वर्ग को पूछना चाहिए। हमारे साथ मुस्लिम भी है, हर जाति है। माननीय मोदी जी, योगी जी का सबका विकास करना है। यहाँ के नाम पर किसी को विकास करना है, न किसी को नुकसान करना है। तो अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को दंड दिया जाएगा, तो चाहे तो कोई हो, या तुझे कोई ब्राह्मण। हमने ये सवाल आपसे किया ही नहीं ना सर, हमने ये सवाल तो आपसे किया ही नहीं। हमने तो बस ये सवाल किया है कि नड्डा जी ने जो चुनाव के दौरान बयान दिया था, क्या उसका भी असर पड़ा है? देखिए, नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष नहीं, प्रेरणा स्रोत भी हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा है जरूर से सोच कर कहा है, लेकिन पार्टी सलाह मशूरा से लेती है और इसी व्यक्ति है किसी प्रकार से उससे ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजा इस पुस्तक माइंड, तो उस पुस्तक के विवेचन को भी माननीय मोहन भागवत जी ने किया था।
तो हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर किसी प्रकार से किसी जाति को या उसको कोई टारगेट करेगा, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। कांग्रेस में कर्नाटक में हिंदू मुसलमान ठीक है, आप विरोध करते रहिए, वो जातीय गणित करके सरकार भी बना लेंगे, ऐसे जातियों का विरोध करते रहिए। हम रविंद्र जी के पास आना चाहेंगे, उसके बाद से तैयार रहेंगे अनिल सिंह चौहान जी। रविंद्र जी, कितने सहमत हैं आप कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति नहीं करती है? अगर इस बात को स्पष्ट करना हो तो दो चीजें हो जाएगा। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़ी जात से हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हर जातियों के प्रकोष्ठ का ऑफिस बना हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों की ही राजनीति करती है और जातियों के भले के लिए राजनीति नहीं करती, जातियों को आपस में लड़ाने के लिए राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल 10% लोगों के लिए राजनीति करती है, जिसमें से अधिकतर व्यापारी हैं। तो इस तरीके से किन्हीं भी हालत में नहीं, बस एक चीज मैं इससे हटके जोड़ना चाहता हूं, वो हमारे पूरे देश के सम्मान का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ हुआ। हमारे 42वें संशोधन में प्रियम्बल में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अखंड शब्द जोड़ा गया। इससे हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी और ये समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए इनके एक सांसद, पूर्व सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं कि हमारे प्रियम्बल से ये शब्द हट जाए। ये बहुत शर्म का विषय है और जनता को बताने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा है ये। जी धन्यवाद जी। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आ रहे हैं। क्या लगता है कि जातियों की राजनीति सफल हुई है उत्तर प्रदेश में? देखिए देवेंद्र जी, लोकतंत्र की राजनीति सफल हुई है, मानवता की राजनीति सफल हुई है, उदारता की राजनीति सफल हुई है। अभी आपने एक सवाल पूछा और मैं देख रहा था कि दीक्षित साहब कैसे कभी अगल भाग रहे थे, कभी बगल भाग रहे थे, कभी अखिलेश जी पे आरोप लगा रहे थे, कभी संविधान पे चले जा रहे थे, जबकि जेपी नड्डा जी ने सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को छोटा बताने का प्रयास किया कि अटल जी को आरएसएस की आवश्यकता थी, मोदी को नहीं है। इस कदर चापलूसी। कभी मोदी जी कहेंगे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो ये देखिए कि हम लोग, आप विपक्ष जितना बड़ा है, आपने देवेंद्र जी, आप इतने प्रमुख हैं, इतने मतलब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि विपक्ष ने अटल जी को गाली दी हो या आप शब्द कहे हो। यहां तो स्वर्गीय राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी पर, नेहरू जी पर इतने आरोप मोदी जी ने लगाए और हमारे पुरोधाओं पर तो लगाए, हम तो उनको अपने पुरोधा कहते भी नहीं, देश के पुरोधा हैं वो। अपने पुरोधा और इस देश के बड़े पुरोधा अटल जी को भी नहीं छोड़ा। इस कदर चापलूसी में भारतीय जनता पार्टी मग्न है और इनका प्रवक्ता एक लोकप्रिय चैनल पर कह रहा है कि नड्डा जी ने कहा है तो सोच के ही कहा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है देवेंद्र जी, हर जाति को देश की मुख्य धारा में लाना आवश्यक है। जाति की राजनीति बांटने के लिए नहीं होनी चाहिए, विकास के लिए अगर कोई करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। जैसे ये धर्म की राजनीति बांटने के लिए करते हैं, हिंसा की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ पोस्ट चलाएंगे, हिंदू ईसाई का संघर्ष छत्तीसगढ़ से लेकर दूसरी जगह दिखेगा आपको, और जाति की राजनीति ये नहीं करते। दिल्ली गाजियाबाद से लेकर सटे हुए इलाकों में जाटों के पक्ष में बात करते हैं, हरियाणा आप चले जाइए तो जाटों के विरोध में ये बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाटों के पक्ष में कभी ये बात करने लगते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है कि सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, कभी जातियों के नाम पर बांटेगी, कभी धर्म के नाम पर बांटेगी, और इनके बीच नफरत और लड़ाई कैसे खड़ी हो इसकी व्यवस्था करती है, ताकि फूट डालो और राज करो कि इनकी नीति सफल हो। अगर हमने कहीं जातियों की बात की होगी तो इसलिए की होगी कि हर जाति को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना जरूरी है, उनको भी सहभागी बताना जरूरी है, बनाना जरूरी है। इस कारण हम लोगों ने उस पर बात की होगी राजनीति में, लेकिन हमने फूट और नफरत की बात कभी नहीं की देवेंद्र जी। ये हमारा और भारतीय जनता पार्टी का बेसिक फर्क है। ये उन्माद और अहंकार में लोकतंत्र, संविधान और अपने पुरोधाओं का भी सम्मान करना भूल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आने वाले समय में आप देखिएगा जनता इन सारी बातों को कैलकुलेट कर रही है। जैसे भगवान कृष्ण ने
100 गालियां शिशुपाल की सुनी थी, उसी तरह जनता भी इनकी 100 गलतियों को अब 100 से बहुत ऊपर हो गई है। जी। अब आप देखिएगा जनता जाग चुकी है और ये जो मेंडेंट आया है अभी विपक्ष को जो इतना ताकतवर बनाया जनता ने, वो अब समझ भी चुकी है कि ये रेत का महल तैयार करते हैं। तो आप देखिएगा अगली बार भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में आएगी। चलिए ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती आपके पास हम आना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि धर्म की राजनीति पर जात की राजनीति भारी पड़ी है? डॉक्टर आलोक जी जी, सामने नतीजे आए हैं, उससे धर्म के ऊपर राजनीति जो जाति है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार जातिगत आधार पे नतीजे यहाँ मिले। और यहाँ पे एक बात यह है कि बीजेपी इस बार गलत सेल्फ गोल करती रही, अपने जो वाणी है उसमें संयम नहीं रख पाई, जिसकी वजह से आप देख रहे थे कि इतनी जो कंफ्यूजन हो रहा था वो उसके अगेंस्ट ही जा रहा था। तो कुल मिला के बीजेपी को अपनी गलतियों को समझना पड़ेगा, कहाँ पे गलतियां करी हैं उन्होंने, कहाँ पे उनको किस तरीके से करना था। और एक सबसे बड़ी बात प्रवेश परीक्षाएं हैं, चाहे वो भर्ती की हो चाहे शैक्षिक संस्थानों में हो, उसके अंदर जो पेपर आउट हो जाता था और उसका जो है निस्तारण नहीं हो पाता था, जो सर्विसेज अवेलेबल है वहां तक उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही थी। तो ये चीजें जो है वो भी तो बच्चे जो है इसमें अप्लाई करते हैं, उनका परिवार उनसे जुड़ा रहता है, अपने पड़ोसी जुड़ा रहता है। तो ये चीज बीजेपी जी जी ये चाहिए, उस पे आपको बहुत ध्यान देना है, वरना ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत खतरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो समय अब और शेष नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति पर जात की राजनीति भारी पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो दलित वर्ग है वो उसका बसपा से मोह भंग हुआ है और वो जाकर के इंडिया गठबंधन में जा मिला है, जिसके कारण इंडिया गठबंधन को वहां पर इतनी ज्यादा सीटें निकल पाई हैं। ये बीजेपी के लिए और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, जिसे सुनना, इसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी होगा। अगर जो बीजेपी इस आवाज की, खतरे की घंटी की आवाज की नजरअंदाज करेगी इस आवाज को, तो वास्तव में आने वाले समय में उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।